मॉर्निंग बच्चों, मैं कृष्णा भट्टाचार्य, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज, आज कक्षा 11 के इस वर्चुअल लेक्चर में सभी का स्वागत करती हूँ। हम अपने पिछले लेक्चर से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है द्रवों का प्रवाह, मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड किस तरह से फ्लो करती है, उनमें कौन से फोर्सेस काम करते हैं, उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे द्रव में गिरते गोले के सीमांत वेग की गणना, मीन्स एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल मतलब फाइनल वेलोसिटी किसकी, एक फॉलिंग स्फीयर की, मतलब एक गोलाकार का जो है एक ऑब्जेक्ट है वो आपके द्रव मतलब किसी तरह के भी लिक्विड में फॉल कर रहा है। जब वो फॉल करेगा तो उसका लास्ट में जब वो बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाएगा तब उसमें जो वेलोसिटी डेवलप होगी उस पॉइंट पर वो होती है टर्मिनल वेलोसिटी, और उसके लिए हम आज एक एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू कि यदि एक ये गोला आपने ले लिया है और ये कोई भी फ्लूइड है, उसमें क्या है, ये गोला गिर रहा है, तो इसमें दो तरह से कार्य होगा। एक होगा आपका जो इसमें विस्कस फोर्स है, ठीक है, जो इसमें श्यानता फोर्स है वो फोर्स, और दूसरा जो इनके परतों के बीच में जो बल लगेगा उसके कारण जो फोर्स आएगा उसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो फ्लूइड होता है, जो द्रव होता है, वो लेयर परत दर परत होती है। तो जब हम इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो ऑब्जेक्ट अपने ग्रेविटेशनल मतलब आपके गुरुत्वीय बल से नीचे आएगी, और जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट मतलब उत्प्लावन बल जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं, उस बल की वजह से एक ऊपर की तरफ इसको धक्का लगेगा और ये अपने एक वेग से गिरती चली जाएगी, और श्यानता की वजह से जो आपका बल है ये इस ऊपर की तरफ धकेलता चला जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे कि ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। जब ये दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो आप में कोई भी तरह का त्वरण मतलब एक्सेलरेशन डेवलप नहीं होगा। तो उस वक्त जो मुझे वेलोसिटी मतलब मुझे वेग मिलेगा वो क्या होगी, मेरी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। तो आज हम इसी के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। हम मान के चलते हैं कि जो स्फीयर लिया है उसकी त्रिज्या कितनी है, मतलब r है। तो गोला मतलब स्फीयर का त्रिज्या मतलब रेडियस, इसको हम क्या मान लेते हैं, r। फिर हम लेते हैं इसमें गोले के पदार्थ का घनत्व, गोले के पदार्थ का घनत्व मतलब गोले का जो भी आपका मटेरियल है, पदार्थ मतलब मटेरियल, उसका घनत्व मतलब उसकी डेंसिटी हम कितनी लेकर चलते हैं, रो, ठीक है। तीसरी चीज जो हम लेते हैं वो है जो भी हमने लिक्विड यूज कर रहे हैं उसका कितना घनत्व मतलब उसकी डेंसिटी कितनी है। तो द्रव मतलब लिक्विड का घनत्व मतलब डेंसिटी, ये कितनी मान ली हमने, सिग्मा मान ली। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गोले का आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। आपने मेंसुरेशन में पढ़ा है कितना था, 4/3 पाई r क्यूब। अब आपको पता है कि मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। आपको पता है द्रव्यमान होता है अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ें तो हम क्या लिखेंगे, द्रव्यमान मतलब आपका मास कितना होता है, डेंसिटी
इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मास। और आपको पता है बल मतलब फोर्स, फोर्स कितना होता है, मास मतलब द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। और यहाँ पर कौन सी त्वरण यूज हो रही है, जी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है मेरा, गुरुत्वीय त्वरण। मतलब इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बल निकाल सकती हूँ। आप चाहे तो इसको लिख लें, आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे रब करना है, मैं इतना पोर्शन इसका रब करूंगी। अब मैं रब कर रही हूँ। तो इन्हीं फॉर्मूलेस को जब मैं यूज करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से बल मतलब फोर्स मिलेगा। तो ये तो आ गया मेरा आयतन। फिर आया मेरे पास द्रव्यमान मतलब मास, वो था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। और यहीं से मुझे मिला बल मतलब फोर्स, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब जी। ये किस पे बल लगा है, किसका बल है, ये बल उस गोले का, उस स्फीयर का है। ठीक, अब जैसे ये इससे गिरेगा तो इसमें क्या होगा, एक इसी को रोकने के लिए उत्प्लावन, एक अपथ्रस्ट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, जो इसका आपका पूरा का पूरा इसका आपका भार आएगा, भार निकालेंगे। तो जो लिक्विड है उसकी वजह से कितना होगा, द्रव्य की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, ये मेरा फोर्स है मतलब बल है, किसकी वजह से, द्रव्य की वजह से। तो वो कितना होगा 4/3, यहाँ पर हम रो को भूल गए थे, यहाँ लिखा है बस यहाँ स्किप आउट हो गया था, पाई आर क्यूब इंटू, क्योंकि लिक्विड का घनत्व है तो हम लेंगे इंटू रो इंटू जी, सॉरी सिग्मा इंटू जी। अब मेरे पास एक्चुअल क्या होगा, देखिए ये बल किसका है आपका, ये बल उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का है जो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये तो नीचे की दिशा है। और ये फोर्स क्या है, यही फोर्स आपका अपथ्रस्ट बनेगा। अपथ्रस्ट मतलब उत्प्लावन बल। ठीक है, यही आपका अपथ्रस्ट बनेगा मतलब उत्प्लावन बल बनेगा। तो जब ये उत्प्लावन बल में बनेगा तब क्या हो जाएगा कि जब ये बैलेंस कंडीशन में आएगा, मतलब ये दोनों का माइनस करेंगे, वो एक्चुअल फोर्स, वो एक्चुअल बल वो ही उस गोले पर काम कर रहा हो। ठीक है, तो वो बल हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस करके। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अब गोले का आभासी भार क्या होगा, क्योंकि इस भार, ये तो गोले का है, ये भार जो है, जो बल है, ये एक तरीके का भार मतलब वेट ही तो हुआ, तो ये तो वेट हुआ। ठीक है, ये आपका भार है, भार मतलब वेट, ये तो आपका बेटा वेट ही हुआ, तो ये वेट है, और ये भी, ये द्रव का वेट है। ये भार किसका है, भार, ये भी एक तरह का बल ही है, ये द्रव का है। तो बॉडी जो है वो नीचे गिर रही है जी से, और जो आपका अपथ्रस्ट उत्प्लावन बल है ऊपर लग रहा है, तो हमारे वेट में चेंज आएगा। वो जो आभासी भार मतलब आपका जो बॉल है उसका एक्चुअल भार नहीं है, एक्चुअल वेट नहीं है, आभासी मतलब जो हमको इससे द्वारा मिलेगा, आभास होगा, है नहीं ऐसा। तो वर्चुअल वेट आप एक तरह से कह सकते हो। वो जो मुझे मिलेगा वो मेरा कितना होगा, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। तो मेरे पास आभासी मतलब जो वर्चुअल भार है मतलब वेट है, वो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों में सब कुछ सेम था,
जी भी सेम था। सूत्र में फर्क क्या था कि एक का घनत्व सिग्मा है और दूसरे का घनत्व रो है। ये रो है, ये सिग्मा है, रो है सिग्मा है। गोले का पदार्थ कितना है, रो, और द्रव का कितना है, सिग्मा। तो ये हो जाएगा रो माइनस सिग्मा। ठीक है, तो ये तो आया मेरा आभासी भार, मतलब आभासी भार। अब यही जो आभासी भार है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ही आपका जो होगा सीमांत वेग का, अगर हम सीमांत वेग को निकालिए, मतलब जब जो है आपकी कंडीशन कैसी हो गई है, आपकी जो बॉल बैलेंस हो गई है, अब उसमें कोई तरीके का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी त्वरण नहीं है, वेग जो है वो कांस्टेंट मतलब नियत हो गई है, उस कंडीशन में ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका श्यानता बल के बराबर। और श्यानता बल का मतलब विस्कस फोर्स। ठीक है, और श्यानता बल के लिए हमारे पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन है। वो एक्सप्रेशन कितना है, वो है 6 पाई मीटा आर बी। आप में से काफ़ी बच्चे 6 पाई को जानते हो, 6 तो सब जानते हो, एक अंक है, पाई, पाई भी सब जानते हो। मीटा, मीटा क्या है आपका, मीटा है श्यानता गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये हो जाएगा आर, आर मतलब त्रिज्या, मतलब रेडियस है, वी उसकी वेलोसिटी, और हम टर्मिनल की बात करेंगे तो इसमें लगा देंगे, क्योंकि सीमांत की बात करेंगे तो इसमें लगा देंगे, ये हो जाएगा v इंटू टी। अब देखिए इसमें से क्या हमें निकालना, क्या है, सीमांत वेग के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे और बाकी को वहां लेके चले जाएंगे। नीचे क्या है, एक 3 था ही, और इधर से आ गया 6 पाई मीटा आर। ये आपका उसे कटा, पाई से पाई कटा, आर से आर कट के यहाँ आर स्क्वायर आ गया। तो मेरा वी टी सीमांत वेग मतलब टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या आया, 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन मीटा। ये है मेरा टर्मिनल वेलोसिटी मतलब सीमांत वेग के लिए एक्सप्रेशन, सूत्र। सीमांत वेग के लिए मेरे पास जो सूत्र आया वो क्या है, वो ये। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक क्लियर है, तो मैं टॉपिक का नाम मिटा दे रही हूँ। हाँ, ये जो टॉपिक है ये है आपका डेरिवेशन ऑफ स्टोक्स लॉ बाय डायमेंशनल मेथड, मतलब हम विमीय विधि से स्टोक के नियम का एक्सप्रेशन निकालेंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़ते हैं वो तो विमीय विश्लेषण को आराम से यूज़ करके कर लेंगे, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं एक बार दोबारा ये डेरिवेशन करा देती हूँ। जो पुराने बच्चे इसे एक तरह से रिवीजन मान सकते हैं। ये देखा गया है कि जो श्यानता बल मतलब विस्कस फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है किस किस के, मीटा के, आर के और वी के। ये आपका क्या है, बल मतलब फोर्स, एन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर क्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस, और वी क्या है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब आपको कोई सूत्र का निगमन करना होता है तो क्या करते हैं, उनकी घातें लगाते हैं, ए बी सी, हम पावर्स लिखते हैं, ए बी सी, ये पावर्स है। अब फोर्स का जो है, फोर्स का हम डायमेंशंस लिखेंगे, मतलब फोर्स का विमीय सूत्र लिखेंगे। एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करा देती हूँ। फोर्स होता है
द्रव्यमान गुणा त्वरण, मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। मास को किससे नापते हैं? m से, ठीक है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। त्वरण क्या होता है आपका? v अपॉन t। v क्या है आपका बच्चों? वेग मतलब वेलोसिटी, यही फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा उसको और ले चलते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। v मतलब क्या है? वेग मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम यहाँ ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये m मतलब हम जो भी आपका द्रव्यमान या वेट होता है, मास होता है, उसको हमेशा किससे नापते हैं? m से। d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस को हमेशा इसमें हम क्या है? लंबाई से नापते हैं, m, क्योंकि डिस्टेंस भी एक तरह की लंबाई मतलब लेंथ है, तो उसके लिए जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं वो l है, और टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? t। तो 2 है तो t² हो जाएगा, तो ये mLt-2 हो गया। ये जो बच्चे अप्रैल से हमारे साथ हैं वो उसको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। जो नए बच्चे, एक बार मैंने उनको एक करके भी दिखा दिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए। अच्छा, जब ये आपका प्रोपोर्शनल अनुपाती का साइन हटता है तो कोई भी कांस्टेंट लगता है, कुछ भी ले लीजिए। कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है, विमा विहीन होता है, उसमें कोई विमा नहीं होती, कोई भी आप वैल्यू इसमें लगा सकते हैं। अब आती है नीटा। जब हमने पिछला लेक्चर किया था तो नीटा का डायमेंशन मैंने निकालना बताया था, आपको कहा था होमवर्क में भी इसे करके ट्राई करना। इसका जो है डायरेक्ट वैल्यू आती है mL-1 T-1। जो नए बच्चे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि मैं पुराने वीडियोस भी आपको सेंड करूंगी। उससे क्या होगा कि ये सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और आर एक तरह की, आर क्या है? रेडियस। रेडियस भी एक तरीके का लेंथ ही है, तो इसको भी हम डायमेंशन एल से दिखाएंगे। और वी क्या है? वेलोसिटी अभी निकाला था। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे समय, तो ये भी होगा LT-1, ठीक है। इसकी घात क्या थी? पावर थी a, इसकी पावर थी b और इसकी पावर थी c। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज को लिखना शुरू करूं तो देखिए, पावर्स को मतलब घातों को मैं अंदर ले जाऊं, इसका तो कोई पावर है नहीं, तो मैं इसको स्किप आउट कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा m की पावर a, n की पावर -a, t की पावर -a, फिर ये हो जाएगा n की पावर v, ये हो जाएगा n की पावर c, t की पावर -c, ठीक है। अब m जितने हैं सबको एक साथ कलेक्ट कर ले। यहाँ पर मुझे एक ही m दिख रहा है, ये हो जाएगा n की घात या पावर a। अब मैं l को ले रही हूँ, l में एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये जाएगा -a + b + c, ठीक है। और t की अगर हम बात करें तो 2 t है, एक है -a और एक है -c। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर m, l और t इनके पावर्स को कंपेयर करूँगी, इनकी घातों की तुलना करूँगी। तो m की घात यहाँ कितनी है? कुछ नहीं हो तो 1 होता है, तो a में किसके बराबर है? 1। मैंने m की घात यहाँ और m की घात इस तरह दोनों की तुलना करी है, तो इसमें कितनी है? a और यहाँ कितनी है? 1। ऐसे मैं l के लिए करूँगी, l के लिए यहाँ कितनी है? 1, और ये कितना पावर्स कुछ भी नहीं है तो 1 ही होगी। यहाँ कितनी है? a + b + c, ठीक। अब बात आती है t की पावर यहाँ कितनी है? -a - c, और यहाँ कितनी है? -2। यहाँ पर आप पावर कुछ भी ले सकते हो, कुछ बुक्स में यहाँ XYZ ले लेते हैं, कुछ बुक्स में यहाँ PQR ले लेते हैं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या मान के चलते हैं। तो आपके पास ये 3 वैल्यूज इक्वेशंस आ गई हैं, अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं a की वैल्यू मिल रही है, मैं डायरेक्ट इसमें पुट कर दूँगी, तो -1 - c = -2, -c = -2 + 1, इधर लेके चली गई, -c = -1, c = 1। ये मेरा दूसरा आया, a आ गया, c आ गया, दोनों की वैल्यू यहाँ डालते हैं, -1 प्लस b निकालना है, +1 = 1, +1 - 1 कटा तो b कितना आया मेरा? 1।
तो मेरे पास ए बी सी इन तीनों का मान कितना आया 1 1 1। अब मैं इसी को डायरेक्ट यहाँ पुट करूँगी इस वाली समीकरण या इक्वेशन में। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी, वैल्यूज पुट करने पर f, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ क्योंकि के वाला मैंने मिटा दिया था, तो ये हो जाएगा बराबर a मीटा की पावर a r की पावर a v की पावर a। f कितना हो जाएगा k मीटा r v। ये जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो इसकी जो मान आता है वो 6 पाई आता है, ठीक है। f कितना आ जाता है 6 पाई मीटा r v। तो डायमेंशन फॉर्मूला से मतलब विमीय सूत्र से हमने इसको निकालना सीखा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है आपका द्रव का क्रांतिक वेग। मतलब हम द्रव की क्रिटिकल, लिक्विड की क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में बात करना चाहते हैं। ये हम पहले भी पिछले उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो फ्लो है वो अगर आपकी आदर्श गैस की है, उसकी फ्लो स्ट्रीमलाइन है, मतलब अगर वो प्रवाह जो है वो रेखीय धारा रेखीय प्रवाह है, मतलब ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। जिन्होंने नहीं देखा वो पिछला लेक्चर देखे तो समझ में आ जाएगा। तो अगर आपकी स्ट्रीमलाइन फ्लो है मतलब धारा रेखीय प्रवाह है, मतलब अगर एक लाइन में धारा चल रही है तो एक पार्टिकल जिस पॉइंट से गुजरा है बाकी के सारे जो आपके कण हैं, पार्टिकल है, वो उसी पॉइंट से गुजरेंगे। वो जब विक्षुब्ध धारा बन जाती है, मतलब जिगजैग वाली धारा, जब हर पार्टिकल अपने हिसाब से किसी भी मोड में चल सकता है, ऐसे बन जाती है तो उसे हम विक्षुब्ध धारा या टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो जब आपकी जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो टर्बुलेंट में बदलती है, उस वेलोसिटी को कहते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब आपकी धारा रेखीय प्रवाह जब आपकी विक्षुब्ध प्रवाह बन जाती है तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के वेलोसिटी मतलब वेग के बाद ही वो विक्षुब्ध जो है प्रवाह बनती है। उस वेलोसिटी को, उस वेग को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और इसी में हम रेनॉल्ड्स की संख्या भी एक आपका होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। रेनॉल्ड्स संख्या क्या होती है कि ये जो आपकी धारा रेखीय प्रवाह है ये कब आपकी विक्षुब्ध प्रवाह बनेगी, ये कब आपकी विक्षुब्ध प्रवाह बनेगी, इसका एक नंबर दिया होता है। मतलब हर लिक्विड का अपना एक नंबर होता है, उस नंबर को पार करने के बाद ही कोई भी धारा रेखीय जो प्रवाह है वो विक्षुब्ध बनती है। और हर द्रव के लिए वो अलग नंबर होता है, वो उसका अपनी प्रॉपर्टी होती है। मतलब आपकी स्ट्रीमलाइन फ्लो कब टर्बुलेंट फ्लो बनेगी उसके लिए हर लिक्विड का एक नंबर होता है। वो जो नंबर है वो उस लिक्विड का स्पेसिफिक होता है और उसी पे डिपेंड करता है, मतलब लिक्विड टू लिक्विड वैरी करता है। तो हम लिक्विड टू लिक्विड जब वैरी करेंगे उसके लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। इसका एक्सप्रेशन भी हम डायमेंशन एनालिसिस से निकालेंगे। तो हम बात करेंगे अब रेनॉल्ड नंबर की, रेनॉल्ड्स नंबर की, ठीक है। इसको रेनॉल्ड संख्या भी कहते हैं। इसको हम रेनॉल्ड संख्या भी कहते हैं। इसको भी डायमेंशन एनालिसिस से निकालेंगे कि जो टर्बुलेंट हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किस पे निर्भर कर रही है, वो निर्भर कर रही है मीटा रो डी, मीटा रो और डी, ठीक है। आपकी डी क्या है, डी आपकी उसकी जो है वो आपकी जो भी आप पाइप लेके चल रहे हो उसका डायामीटर है, ठीक है, उसका डायामीटर है। और डेंसिटी मतलब ये आपका घनत्व है। और ये तो आप जानते ही हो, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जिसे हम कहते हैं कि इसको हम कहते हैं श्यानता गुणांक। और वीसी क्या है, वीसी आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी या फिर आप उसे कह सकते हो सीमांत वेग है। तो अब सीमांत वेग, सीमांत तो अलग था, सीमांत तो टर्मिनल था, ये है आपका क्रिटिकल वेलोसिटी
जिसको हम कहते हैं क्रांतिक वेग। ठीक है, मीटा क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब श्यानता गुणांक। रो क्या है आपका? डेंसिटी, मतलब घनत्व। और डी क्या है आपकी? डायामीटर। डायामीटर को हम क्या कहते हैं? डायामीटर जो है वो आपकी कहलाती है व्यास। तो साथ ही साथ अगर मुझे डायमेंशन फॉर्मूले से निकालना है तो इनका डायमेंशन लिख लो। अभी हमने देखा था ये होता है T-1, श्यानता गुणांक का ML-1 T-1, ये निकल कर आता है। डेंसिटी घनत्व का होता है ML-3, और डायमीटर व्यास मतलब लंबाई है ये L है। ये सारी चीज़ें हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पहले से पढ़ी हुई है। तो इसीलिए जिन बच्चों ने अभी इनको देख रहे हैं, अभी जुड़े हैं ग्रुप में, उनको मैं आपके प्रीवियस सारे जो हैं वो ग्रुप में पोस्ट करूँगी आपके वीडियोस, इससे आप इनको क्लियर कर सकते हैं। तो जब मैं इसको लिखूँगी, ये मैं साइन हटाऊँगी तो मेरा BC क्या बनेगा? BC होगा एक रेनॉल्ड्स नंबर। यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर आता है मीटा रो डी। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हमें सूत्र निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? इनकी घातें लगाते हैं। ये कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसकी कोई घात नहीं होगी, और इसका होगा ABC। अब आपके लिए मैं आज एक होमवर्क देती हूँ। आपको इसको विमीय विधि से, मतलब डायमेंशन एनालिसिस से इसका सूत्र मतलब फॉर्मूला निकालना है। ये एक होमवर्क हो गया। और दूसरा होमवर्क है आपको, जो आपको अच्छे से पढ़ना है, वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ, मतलब स्टोक्स लॉ के अनुप्रयोग। इनको आपको पढ़ना है। ठीक है, कल मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे इनके जवाब पूछूंगी, और आप लोग जो है जैसे ये आपके ग्रुप में पोस्ट होता है, इनके जवाब लिखकर आप मुझे ग्रुप में पोस्ट करेंगे। उसी के बेसिस पे कल हमारा आगे का लेक्चर बढ़ेगा। ये मैंने सारे आपको वैल्यूज़ दे दिए हैं, और ये आपको मैंने दिया है किस तरह से करना है। इसका पिछला एग्जाम्पल भी ऐसे ही था, तो आप पिछले को देखकर, जिसमें हमने जो है स्टोक्स का नियम निकाला, उसी के हिसाब से आप इसको भी निकाल सकते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर, ये जो नियंत्रक आता है यही आपका रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपके ग्रुप में इससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो अपलोड कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ ये वीडियो भी आपको दिया जाएगा। आप ध्यान से वीडियो देखें। कोई समस्या हो तो मुझे ग्रुप में या कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।